नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। वक्त है 12 बजे का और 12 बजे न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आया है एकदम नया शो। इस शो में 12 बजे तक की सभी अहम खबरें शामिल हैं जो आपको जाननी जरूरी है, जिसमें आपके गांव, शहर और प्रदेश की 12 बजे तक की सभी बड़ी खबरें शामिल हैं। तो आइए चलते हैं 12 की 12 ब्रेकिंग की ओर। और शुरुआत करेंगे ईरानी गैंग से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। ईरानी गैंग का सरगना राजू ईरानी गिरफ्तार हो चुका है। गुजरात क्राइम ब्रांच ने सूरत से किया है गिरफ्तार। साड़ू भाई के घर में छिपा था ये राजू ईरानी, और राजू ईरानी से मध्य प्रदेश पुलिस की पूछताछ अब चल रही है। तो ये बड़ी खबर, कराची के इलाके लियारी में गैंगस्टर की लड़ाई और पुलिस ऑपरेशन को फिल्म धुरंधर में दिखाया गया। ऐसा ही एक इलाका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजू ईरानी नाम के शातिर अपराधी ने बना रखा है, और फिल्म धुरंधर के लियारी जैसे ही ईरानी डेरा की स्टोरी है। ईरानी डेरा के जो है अपरोध लोग की परत दर परत कहानी आपको बताएंगे। और इसी खबर पर सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, क्या है अपडेट मामले को लेकर? देखिए, पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि राजू ईरानी को भोपाल पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था और उसके बाद उसे भोपाल ले आया गया है। पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होंगे। देखिए, क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश, कई प्रदेशों की पुलिस लगातार राजू ईरानी की तलाश कर रही थी और कई प्रदेश के अलग अलग, मध्य प्रदेश या देश के अलग अलग प्रदेशों में वारंट उसके निकले हुए हैं। ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि कौन से प्रदेश में क्या क्या उसमें अपराध घटित जो है अपराध किए गए हैं और उनमें शामिल है, क्योंकि जब भी इस तरह का नेटवर्क रहता है तो उसमें कई लोग का की स्थिति जो है लिप्त रहती है। तो ऐसे में राजू ईरानी और किन किन लोगों के साथ काम कर रहा था, हालांकि कई ऐसे उसे गुर्गे हैं जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग प्रदेशों के अंदर अपराध की वारदात को अंजाम देते थे। ठगी सहित अन्य लूटपाट, ठगी और इसके अलावा नकली नोटों का जाल बिछाना, इन तमाम जो ऐसे अपराध जो काफी गंभीर और संगीन माने जाते हैं उसको ये अंजाम देता था और अपने गुरुओं के सहारे ये अपराध करवाता था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पुलिस अब इस पूरे मामले के ऊपर विस्तृत जो है बात करेगी, रिमांड पे लिया जाएगा। और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कहाँ कौन से प्रदेश में क्या अपराध किए गए हैं। देखिए, क्योंकि दूसरे प्रदेशों से लोग भी यहाँ पे आकर छुपते थे, यानी कि ईरानी डेरे में आकर छुपते थे और उनको पनाह राजू ईरानी देता था। बिल्कुल, और अब ये कहा जा सकता है अतुल की इसकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए भी। बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए खंडवा से अगली बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पर अचानक से गिरा बिजली का खंभा। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे थे 25 से अधिक महिलाएं और पुरुष बैठे थे और ट्रैक्टर ट्रॉली पर खंभा गिरने से हड़कंप मच गया। बिजली का खंभा ट्रैक्टर पर लगने के बाद करंट फैल गया। ग्रामीणों की सूझबूझ से बिजली को काटा गया। गनीमत रही कि हादसे में सभी की जान बच गई और खिंड गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी पर सहयोगी अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, कैसे हुआ ये बड़ा हादसा? सभी सुरक्षित हैं क्या? कि दुखद निधन में जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर सवार होकर ये 25 से 30 लोग जो है महिला पुरुष जा रहे थे। लेकिन देखिए, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से निकलते के दौरान जो है बिजली चालू थी उस वक्त, और बिजली का जो खंभा है वो क्षतिग्रस्त बताया जाता है। लेकिन इसकी शिकायत ग्रामीणों ने की थी खिड़गांव के, लेकिन 5 सालों से ये बिजली विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जो है एक बड़ा हादसा हो सकता था। लगभग 25 से 30 लोगों की एक साथ मौत हो सकती थी, क्योंकि ये बिजली का जो खंभा जो अचानक गिरा तो पूरी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिरा और पूरी तरह से हड़कंप मच गया। और बताया जाता है कि जिस तरह से सूझबूझ से ग्रामीणों की उन लोगों को बचाया गया ट्रैक्टर ट्रॉली में जो बैठे थे, और चालू लाइन में जो है बिजली के खंभे को जो वहां से तार काटी गई, जब इन लोगों की जान बची है और बड़ा हादसा टला है। अगर देखा जाए जिस तरह बिजली विभाग लगातार ज्योति करोड़ रुपए खर्च करता है मेंटेनेंस पर प्रशासन के द्वारा, लेकिन इस तरह से जो लापरवाही सामने आती है, आज 25 से 30 लोगों की मौत हो सकती थी। और ये जो बिजली विभाग की पूरी गलती पाई जा रही है और लोग उसमें जो है पूरी तरह से आक्रोश जता रहे हैं। ज्योति, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि करोड़ों रुपए जो आपने कहा कि खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं होती है। तारों का जो जाल है वो लोगों के लिए कई बार जी का जंजाल बन जाता है। आपका बहुत धन्यवाद अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो देखिए इस पूरे मामले में 25 ग्रामीण ऐसे हैं, महिला पुरुष थे, जिनकी जान जो है जाते जाते बची है, क्योंकि तार की चपेट में एकदम से पूरी गाड़ी आ गई। तमाम लोग इसमें सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि सभी बच गए। और रायसेन जिले के उदयपुरा नेशनल हाईवे 45 पर रोड रिपेयरिंग कार्य के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा रूट डाइवर्जन के साइन बोर्ड नहीं लगाए जाने से भोपाल से जबलपुर जा रहे 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए और हादसे में एक ट्रक चालक करीब 1 घंटे तक वाहनों के बीच फंसा रहा। अब सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। दोनों ट्रक के जो चालक हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और चालकों की हालत काफी गंभीर है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो देखिए पूरी कंपनी की लापरवाही थी। किसी भी तरीके का शाइन बोर्ड नहीं लगाया गया था, चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ, जिसके बाद ट्रक चालक काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। हालांकि दोनों का इलाज चल रहा है। आमने सामने दोनों ट्रकों की टक्कर हुई थी। और सहयोगी दीपक इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे ये पूरा हादसा हुआ बताएं। जी हाँ, देखिए ये देर रात ये उदयपुरा जो रायसेन जिले का शहर है, यहाँ नेशनल हाईवे 45 पर ये रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा था। यहाँ ये हादसा हुआ है और इसमें जो रोड रिपेयरिंग जो कंपनी कर रही है, बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन्होंने रूट डाइवर्जन के बाद भी साइन बोर्ड नहीं लगाए थे। तो साइन बोर्ड ना लगने से 2 ट्रक आमने सामने सीधे टकरा गए और ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की बड़ी लापरवाही थी। ये ट्रक जब एक दूसरे से टकराए तो इसके बाद एक ट्रक का जो चालक है वो करीब 1-1.5 घंटे वाहन में फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर इसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसको उदयपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए उसे भोपाल के हमीदी अस्पताल रेफर किया है। मैं आपको ये बता दूं कि रायसेन जिले के जो नेशनल हाईवे 45 है, इस पर रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ रोड रिपेयरिंग का काम कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप रोड डाइवर्सन करते हैं तो आपको साइन बोर्ड लगाना चाहिए, संकेतक लगाना चाहिए, वहाँ रेडियम बोरियां वगैरह रख के रास्ता आपको करना चाहिए, या एक आध व्यक्ति को, किसी को, सुरक्षा कर्मी को वहाँ तैनात करना चाहिए। लेकिन इस तरह की स्थितियां वहाँ नहीं थी और इसी कारण 2 ट्रक आपस में एक दूसरे से टकराए तो जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि अब जो है कंपनी ने जरूर वहां पर बोर्ड लगा दिया होगा, क्योंकि हो सकता है आगे भी इस तरीके के हादसे हो सकते हैं इस तरीके की लापरवाही के चलते। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 2 ट्रक आमने सामने इसलिए टकरा गए क्योंकि कोई भी चेतावनी बोर्ड यहां पर नहीं लगा था। कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से बड़ी लापरवाही ये देखी गई। ना कोई चेतावनी बोर्ड था, ना कोई साइन बोर्ड यहां पर लगाया गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। खंडवा से अब अगली बड़ी खबर, जहां लापता हुई युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नर्मदा किनारे एक्वाडक्ट पुल के नीचे शव मिला है। परिजनों ने कपड़ों के आधार पर शिनाख्त की है शव की। तो देखिए 1 जनवरी को सनावद मेले से लापता हुई थी ये युवती और अब जो है उसका शव मिला है। मामले की जांच में हालांकि पुलिस जुट चुकी है। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने युवती को मारा है, किसने उसकी हत्या की है। मेले में लापता होने के बाद से अब उसका शव मिला है पुल के नीचे। हालांकि अब पुलिस जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है, हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। कपड़ों से युवती की शिनाख्त हुई, मेले में बताया जा रहा है गायब हुई थी और उसके बाद कई दिनों तक जब युवती नहीं मिली तो हालांकि परिजनों की तरफ से पुलिस में तहरीर दी गई, पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो है उसका शव मिला और कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त की गई है। नर्मदा किनारे पुल है, उस पुल के नीचे इस युवती का शव मिला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, गुहार लगा रहे हैं न्याय की। और अब जो है 1 जनवरी के बाद देखिए 11-12 दिन बीत जाने के बाद अब जाकर युवती का शव मिला है। हालांकि अब जो है मामले में जांच काफी तेजी से चल रही है। पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है कि क्या युवती के साथ हुआ, क्या किसी ने लूट के इरादे से हत्या को अंजाम दिया या फिर किसी ने किसी अन्य इरादे से दिया, कौन है, क्या कोई दुश्मन है, किसी के साथ दुश्मनी थी या कोई एक्सीडेंट है। तमाम अलग अलग एंगल से जांच चल रही है। ब्रिज के नीचे एक लड़की की लाश पड़ी है जो काफ़ी सड़ी गली से हालत में है। जब हम मौके पर गए और हमने देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी जो काला जींस और काली टी शर्ट पहने हैं। ये 1 तारीख को अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए सनावद में आई हुई थी। तो सनावद मेले के बाद ये शाम को
गायब हो गई। इसके बाद इसकी बहन ने संतोषी वर्मा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई सनावद थाने में कि मेरी बहन यहाँ दिनांक को मेला देखने के लिए आई थी 1 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद वो गायब हो गई, ना उसको फ़ोन लग रहा है। अभी प्रथम दृष्टया कुछ कह नहीं सकते, पीएम के बाद ही आगे ही बता पाएंगे। तो पीएम के लिए बॉडी सना अपने मानदाता सीएससी भेजी गई है। और आगे बढ़ते हुए दमोह से अब अगली बड़ी खबर, जहां जंगल की आग में जिंदा जलने से वनकर्मी की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान आग में झुलसकर वनकर्मी की मौत हो गई। वनकर्मी की मौत से लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के शालोन का ही मामला है, जहां दमोह जापन क्षेत्र के पदस्थ वनकर्मी सुंदरलाल जैन की ड्यूटी के दौरान आग में जलकर मौत हो गई। और इसी खबर पर सहयोगी संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, कैसे हुआ यह हादसा? जी, मैं आपको बता दें कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद वन विभाग के जो वनकर्मी होते हैं बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे थे, आग बुझाने का काम कर रहे थे। इसी बीच बताया जाता कि यहाँ पर आग कुछ कम हुई थी, तो जो अन्य वनकर्मी थे वो आगे की ओर बढ़ गए, ये पीछे रह गए और इसी बीच ये आग की चपेट में आ गए, जिसके चलते इनकी जिंदा जल जाने से मौत हुई है। हालांकि परिवार के लोग काफी संदेह जता रहे हैं इस घटना को लेकर। इसके बाद सबका जो पीएम है वो सागर में कराया जा रहा है, ताकि कारणों का खुलासा जल्द हो सके और परिवार जिस तरह के आरोप लगा रहा है उसकी कहीं ना कहीं जांच की जा सके। तो अब वन विभाग के अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही की अगर एक कर्मचारी पीछे रह गया था तो अन्य जो कर्मचारी जो देखना था कि आखिर क्यों कर्मचारी अपने जो साथ था वो वापस नहीं आए। जी बिल्कुल, क्या कोई सेफ्टी उपकरण इस दौरान नहीं लगा था? इन वनकर्मियों के पास नहीं मौजूद था क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि वन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनके पास कोई सेफ्टी उपकरण नहीं होते। अधिकांश इसी तरह का माहौल पहले भी रहा है, कई जो घटनाएं हुई हैं वो सामने आई हैं। ये अपनी ड्रेस में थे और एक केवल डंडे के सहारे आग को बुझाने का काम कर रहे थे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए इस पूरे मामले पर। तो देखिए, वनकर्मी की जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो आग बुझाने के लिए गए थे और कोशिशें तमाम की जा रही थी आग बुझाने के लिए जो जंगल में लगी थी, लेकिन उसी दौरान वनकर्मी ही उस आग की चपेट में आ गया और उसी की इस दौरान मौत हो गई। हालांकि मौके पर कई अन्य वनकर्मी भी थे, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि तब तक वनकर्मी की मौत हो चुकी थी। देखिए, ये मौके के बाद की तस्वीरें हैं जब आगजनी हुई। आग लगने के बाद से, यानी आग में झुलसने के बाद से वनकर्मी की मौत हो गई। तो उधर कोरबा में डायल 112 के ड्राइवर ने दोस्तों के साथ मिलकर एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल आरोपियों की तलाश शुरू की गई। देखिए रिपोर्ट। कोरबा जिले में युवती से कथित गैंगरेप के मामले ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। डायल 112 सेवा से जुड़े एक चालक और उसके साथियों पर रेप का आरोप लगा है। इस घटना ने जिले की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है, डायल 112 के चालक ने गुरुवार रात बाकी मोगरा क्षेत्र के एक सुनसान मकान में युवती को बुलाया था, जहां कथित तौर पर चालक और उसके 4 अन्य साथियों ने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद युवती को बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। किसी तरह युवती अपने घर पहुंचने में कामयाब रही और उसने अपने परिवार को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। युवती के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तत्काल कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक 0 का मामला दर्ज किया गया। एक लड़की आई थी जिसके द्वारा धारा 370 BNS के तहत अपराध दर्ज होने की बात बताई गई, जिस संबंध में अपराध दर्ज किया गया है और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक तरुण और एक भुवन साहू करके। घटना 8 और 9 के दरमियानी रात्रि की है। इनके द्वारा जो बताया गया प्राथमिक तौर पर इसमें 5 लोग के शामिल होने की बात बताई गई। इस वाकये ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी व्यक्ति का इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल होना गहरी चिंताएं पैदा करता है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।
चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर अब आपको धार से बताते हैं, जहां चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखा गया है। पुलिस ने अलग अलग स्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस भी उनका निकाला। पुलिस की लोगों से चाइनीज मांझे ना इस्तेमाल करने की अपील है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेंद्र चेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, पूरा मामला क्या है? देखिए, बार बार कहा जाता है कि ये प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी लोग उपयोग करते हैं। निश्चित तौर पर प्रतिबंधित चाइनीज धागे को लेकर पुलिस प्रशासन, आम लोग, सब लोग आह्वान कर रहे हैं नगर के वासियों से, बच्चों से कि चाइना के जो धागे हैं उनका उपयोग ना करें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। उसके बावजूद भी कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में चोरी चुप के चाइनीज धागा कहीं से लाते हैं और उसको महंगे भाव में बेचा जाता है। इसकी सूचना धार में पुलिस को मिली थी, जहाँ से पीथमपुर और एक युवक को धार से गिरफ्तार करा है और इनका जुलूस भी निकाला गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन क्या इस तरीके के मामले पहले भी सामने आए थे और इस तरीके के मामलों के बाद क्या कोई कार्रवाई उन पर होती है, कोई जुर्माना लगाया जाता हो, सजा होती हो? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज से ठीक 1 साल पहले मकर संक्रांति की अगर बात करते हैं कि एक वो छोटे बच्चे की चाइनीज धागे की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर भारी आक्रोश जनता में देखा गया था। उसके बाद में सख्त नियम निकाला गया है। अब तो सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल करा है और जो भी चाइना धागे से पतंग उड़ाएगा या फिर चाइना धागा बेचने के बाद पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तमाम जो है चेतावनियों के बाद भी, कार्रवाइयों के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये बहुत गंभीर बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, धार में चाइनीज मांझे का कहर देखा जा रहा है। लोगों को बार बार समझाने के बावजूद भी बिक्री भी हो रही है और लोग इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। और उधर इंदौर में एक मनचले की जमकर पिटाई हुई है। युवती ने मनचले को सरेआम चप्पलों से पीटा है। दरअसल युवक लगातार युवती का पीछा करता था और धर्म परिवर्तन का दबाव उस पर बना रहा था, जिससे तंग आकर पहले युवती ने कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ी और फिर युवक जब नहीं माना तो चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी। बीच सड़क पर मनचले की चप्पलों से तड़ातड़ पिटाई की तस्वीरें इंदौर की है, जहां कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती को यह मनचला कई दिनों से परेशान कर रहा था और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर युवती ने उसका सरेआम भूत उतार दिया और चप्पलों से जमकर उसकी धुनाई कर दी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ सहित गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी युवक का नाम अब्दुल कलाम बताया गया है। पीड़िता युवती ने थाना नथुरिया में कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी कि उसको वो टेलीकॉम में जो कंपनी है उस पर एक सुपरवाइजर के पद पर काम करती है और वहीं पर रहने वाला अब्दुल कलाम वहाँ पर एक MO के रूप में काम करता था। तो वो बार बार मुझे मेरे खिलाफ मतलब बुरी नीयत रखता था और मुझे बार बार परेशान करता था और मुझे धर्म परिवर्तन की भी आदत था। तो इस तरह दबाव बनाता था। इस पर से 74 और 78 BNS के तहत एवं मध्य प्रदेश धर्म अधिनियम के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और नथुरिया पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता पिछले 5 वर्षों से कॉल सेंटर में कार्यरत है। वहीं मोहम्मद अब्दुल सलाम उसी कॉल सेंटर में MO के पद पर काम करता था। युवती का आरोप है कि नवंबर 2025 से आरोपियों से लगातार परेशान कर रहा था और दोस्ती बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा था। आरोपियों से ये कहकर बहलाने की कोशिश करता था कि उसकी बात मानने से उसका भविष्य बेहतर हो जाएगा। पीड़िता ने बताया कि उसने कई बार आरोपी को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। इन हरकतों से परेशान होकर युवती ने दिसंबर 2025 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि नोटिस पीरियड के चलते उसे 2 महीने तक काम करना पड़ा। पीड़िता का आरोप है कि जब आरोपी को उसके नौकरी छोड़ने की जानकारी मिली तो उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। गुरुवार को आरोपी ने कथित तौर पर उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद युवती ने विरोध किया तो वो वहां से भाग गया। इसके बाद युवती ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपी को ढूंढ निकाला, जहां गुस्से में युवती ने उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और धमतरी में इन दिनों साइबर ठग हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे आम आदमी को झांसा देकर उसके खून पसीने की कमाई हड़प सके। अब APK फाइल वाले फर्जी ई चालान भेजकर लोगों को ठगा जा रहा है।
जिला पंचायत सदस्य से लेकर कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं और व्हाट्सएप पर जो एपीके फाइल आ रही है, चालान को खोलते ही उनके मोबाइल हैक हो जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों के पैसे उनके अकाउंट से कट भी जा रहे हैं, जिसकी शिकायत साइबर क्राइम से की गई है। हालांकि पुलिस धमतरी की जो है वो फर्जी आरटीओ ई चालान के नाम पर भेजे जा रहे व्हाट्सएप को लेकर लोगों को सावधानी बरतने को कह रही है। इस संबंध में यही अवगत कराना चाहेंगे कि आरटीओ कभी भी एपीके फाइल या व्हाट्सएप के माध्यम से ई चालान वगैरह नहीं करता है। किसी भी अनजाने नंबर से आए .apk एक्सटेंशन को, फाइल को कभी भी लिंक ना करें, क्लिक ना करें, अन्यथा ये आपका जो है पूरा डेटा हैक हो सकता है, अकाउंट आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ऐसे कुछ मामले भी संज्ञान में आए हैं जिसमें लोग साइबर ठगी का इस तरीके से शिकार हो रहे हैं। तो सतर्क रहें, सचेत रहें। आप बिल्कुल मान के चलें कि आपका आरटीओ कभी भी आपके व्हाट्सएप पे ई चालान और खासकर एपीके फाइल के माध्यम से नहीं भेजेगा। तो ये ठगी का एक नया तरीका है। जी अभी 7 तारीख को मेरे भी मोबाइल में एपिक चालान करके आया, तो मैं गया था अभी उज्जैन, तो मैं सोचा कि आरटीओ का एपिक चालान आया है, मतलब कोई फाइन वाइन तो हो गया होगा मेरे कार का, यही सोच करके मैं उसको पूरा सबमिट किया, लेकिन कुछ दिखा नहीं उसमें। उसके बाद मैं वापस बैक कर लिया। उसके बाद दूसरा दिन मेरे पूरे मोबाइल में ऑटोमेटिक हैक होना चालू हो गया, बंद होना, और वो लॉग आउट हो गया। लॉग आउट होने के बाद फिर मैं वापस जब उसको कर रहा था तो आया ही नहीं व्हाट्सअप। फिर उसके बाद तुरंत मैं साइबर में आया, साइबर में अपना कंप्लेंट डलवाया, तो बोले 24 घंटे के बाद ही चालू होगा। और उधर दंतेवाड़ा के बौलाढीला डिपॉजिट 4 में प्लांट खोलने की कोशिश को आदिवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। भासी पंचायत में बुलाई गई आम सभा में 25 पंचायतों के हजारों ग्रामीणों ने एकजुट होकर एनसीएल के अधिकारियों को खरी सुनाई है। ग्रामीणों के सवालों के आगे एनसीएल के अधिकारी बेबस नजर आए और बिना जवाब दिए ही बेरंग लौट गए। अब बता दें कि बौलाढीला डिपॉजिट 4 में खनन प्लांट खोलने को लेकर भासी पंचायत में आम सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के 25 पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। नहीं, वो बिल्कुल पूरा इस पर निर्भरता है। यहाँ के सारे लोग, पहाड़ के पूर्व दिशा के लोग, पूर्व पश्चिम के भी, जैव विविधता के हिसाब से तो पूरी तरह है ही, पूरे इस पर निर्भर हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो आनाल पेन है, हमारा देवी धामी है, हमारा जागा जिम्मी है, ये भी इस पहाड़ से पूरा ताल्लुकात रखते हैं। ये अगर पहाड़ खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसी आधार पर तो वो जो क्या नाम वेदांता को नीमागिरी का जो पहाड़ दिया गया था उड़ीसा में, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई और फिर आदेश दिया कि आप ग्राम सभा में जाइए, और सभी ग्राम सभा ने वो फिर अस्वीकार कर दिया। तो बच गया वो पहाड़ नीमागिरी का, वो देवी देवताओं की वजह से, कि हमारे आस्था के इस पहाड़ पर सभी चीज़ें हैं भाई। ऐसा कैसा हम देंगे पहाड़, बताइए। मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ, वो तलवार उठाने के लिए 1 दिन नहीं लगेगा, ये बता दिया। और वो बंदूक जो रखे हैं ना हम लोग, वो बंदूक उठाने के लिए हम लोग को 1 दिन नहीं लगेगा, मैं ये बता दे रहा हूँ। हमारे दादा लोग जो समर्पण किए हैं वो बस नाम के लिए किए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। आप जो करना कर लीजिए। हाँ, ये बता दे रहा हूँ। मैं अभी ITI क्लास किया हूँ, आप अगर जो करना कर दीजिए, मुझे जेल ले जाना ले जाइए। गलत शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हकीकत बता रहा हूँ। अगर ये NMDC 4 नंबर डिपॉजिट और अगर जबरदस्ती खुला ना साहब, आसम वाला या फिर नेपाल वाला, ये पूरा कहानी हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं पूरा ये अकेला बोल रहा है, ये मत समझिए, पूरा जनता बोल रहा है। हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे जो पहाड़ के संबंध में चर्चा करने के संबंध हम लोग आए यहाँ पर। जो पहाड़ को जो खनन हो रही है इस संबंध में, जैसा पहाड़ उस पर हमारे जो जैसे उधर के जीवन में मतलब अपने लोग के ऊपर में इतना मतलब लाल पानी जा रहा है, प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ के लोग बीमार से वंचित है और उसके बाद बच्चे कुपोषित पाए जा रहे हैं। इसके हम बीजापुर जिला से मतलब कई रैली करते आए हैं। जो भांसी में ग्राम सभा था उसमें गांव वालों ने एनसीएल कंपनी से सवाल पूछे और उनके जवाब संतोषप्रद नहीं होने के बाद ऑलमोस्ट इसको विफल ही बोलना चाहिए, और जो उन्होंने ज्ञापन दिया है वो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा।
और भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर अभियान ने मंदसौर में 22 सालों से बिछड़े एक परिवार को फिर से मिला दिया। पुलिस की संवेदनशील कार्रवाई और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सामने आई एक छोटी सी जानकारी ने मां और बेटे के पुनर्मिलन का रास्ता खोल दिया। सालों से लापता बेटे को जीवित देखकर मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर अभियान के दौरान राजस्थान के नागौर में बसे युवक ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत से अपने माता पिता का ईपिक नंबर मांगा और इस साधारण सी जानकारी उसकी मां तक पहुंच गई और मां को यकीन हो गया कि उसका बेटा विनोद जिंदा है। जिसके बाद उसने थाना नई आबादी से पुलिस को बताया कि उसका बेटा विनोद जिंदा है। पुलिस ने इसे सिर्फ एक आवेदन नहीं, एक मां की अधूरी कहानी समझकर गंभीरता से लिया और एसआईआर अभियान के माध्यम से पुलिस ने विनोद, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को चिन्हित कर उसकी मां से मिलवाया। और भोपाल से अब बड़ी खबर, जहां कृषि कल्याण वर्ष का आगाज आज से है। ट्रैक्टर रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1101 ट्रैक्टर की निकाली जाएगी रैली और मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ देर में ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल विदिशा रायसेन के किसान रैली में शामिल हुए हैं। तो देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी है। कृषि कल्याण वर्ष का आगाज आज से है कि 2026 है वो किसी कल्याण के रूप में मनाया जाएगा। कुछ किसान भी मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, कहाँ से आए? हम शुक्रिया से आए सर। ये सर, अच्छा, ये पूरा जो साल है अब किसान कल्याण के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के लिए कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। लगता है कि मध्य प्रदेश एक बदलता हुआ मध्य प्रदेश दिखाएगा सर, लग रहा है ऐसा, दिख रहा है। अच्छा, अभी तक क्या कठिनाई होती थी कृषि और किसानों को लेकर, क्या कठिनाई होती थी? अभी बहुत सी दिक्कतें थी, मगर अब थोड़ी समस्याएं कम हुई हैं किसानों के लिए। पहले दिक्कत आती थी, मंडी भी आओ तब भी, अभी इतनी दिक्कत नहीं आती। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि किसानों जो कृषि है उसको भी तकनीकी से जोड़ा जाएगा, तो जब इसके अंदर तकनीकी चीजें जुड़ेंगी तो कहीं ना कहीं सीधे फायदा मिलेगा। हाँ, 100% किसानों को फायदा मिलेगा जी। ये पूरा साल आप कहाँ से आए हुए? जी, ग्राम सुकलिया। थोड़ा सा आप आगे आइए। और ग्राम कहाँ से आए? ग्राम सुकलिया से आए। काय की कृषि किसानी करते हैं अभी आप? जी, किसानी करते हैं। काय की खेती करते हैं? गेहूँ धान की खेती जी। कितना फायदा है अभी इसके अंदर? बहुत फायदा है सर इसमें, तो भाव अगर मिल जाए तो और अच्छा फायदा है जी। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो साल है यानी 2026 का जो साल है वो किसानों के नाम किया जा रहा है और किसानों के लिए हर वो कदम उठाया जाएगा वो जिससे किसान कृषि फायदे का बिजनेस बनाया जाए, धंधा बनाया जाए। आपको लगता है कि इसकी मध्य प्रदेश में काफी जरूरत थी और जो मुख्यमंत्री का फोकस है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा? जी सर, बहुत सही होगा अब 2026 में। और जो दिक्कतें आती थी पहले किसानों को वो नहीं आती है अब ज़्यादा। बस थोड़ी खाद मात की दिक्कत आती है किसानों को और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखिए बदलता दौर का भारत है, तकनीक से जुड़ा हुआ है। अब लगता है कृषि में भी तकनीक का प्रयोग किया चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी आई जब से तो बहुत कुछ बदलाव आ गया है। और जी देखिए, तमाम जो किसान हैं वो अलग अलग जगह से आए और ये कह रहे हैं कि इस बात से वो खुश हैं कि 2026 उनके नाम है। ना केवल उनके नाम बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि 2026 में पूरे किसानों के लिए बेहतर कदम उठाए जाए। ना केवल बेहतर कदम उठाए जाए बल्कि आप तस्वीरों में देखिए, प्रदीप दिखाइए, आपको देखिए एक लंबी एक जो है आपको लाइन ट्रैक्टरों की दिखाई दे रही है। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पे पहुँचेंगे और जब पहुँचने के बाद इस रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और एक आगाज होगा नया मध्य प्रदेश का, एक ऐसे मध्य प्रदेश का जो 2026 में किसी और किसान के लिए कई बड़े कदम उठाएगा, ऐतिहासिक कदम उठाएगा। वो ऐतिहासिक कदम 2026 के अंत में किसी और कल्याण जो वर्ष है बनाया जा रहा है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया जाएगा। सहयोगी प्रदीप बेस के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।